तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के ये इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, इस तरह के जो एक 4 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उस तरह के एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसे हम या कॉम्प्लेक्स 5 भी कभी कभी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और हम इसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, और कभी हम इसे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोटीन के 2 पार्ट है, ठीक है, एक F0 पार्ट जो एक चैनल है, एक प्रोटीन का चैनल है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन में होता है या मेम्ब्रेन पे होता है पूरी तरह से, ठीक है, और इसके सेंटर से एक चैनल होता है, ये एक चैनल प्रोटीन है, ठीक है, ये बहुत सारे मल्टी सब यूनिट प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक। और दूसरा एक F1 पार्टिकल होता है, इसका F1 पोर्शन होता है जो मैट्रिक्स साइड पे निकल के होता है, ठीक है, और जिस पे एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से प्रोटॉन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है थ्रू दिस चैनल। यहाँ से जो एक चैनल है उस चैनल के थ्रू ये प्रोटॉन्स मूव हो रहा है, ठीक है। वो प्रोटॉन्स जब यहाँ से यहाँ की तरफ मूव होता है तो ये इस F1 पार्टिकल को, एटीपी सिंथेज के F1 पार्टिकल की एटीपी सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, यानी कि ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो उस वक्त जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पंप हो रहा होता है तब ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का जो एटीपी सिंथेसिस वाला जो सब यूनिट है वो एटीपी बना देता है एडीपी से, ठीक है। प्रोटॉन कुछ नहीं कर रहा है, प्रोटॉन सिर्फ यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो उसी से एक्टिवेट होके ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एटीपी बनता हुआ आ रहा है, इसलिए हम इसको एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। मेजर 2 कंपोनेंट्स है F0 एंड F1, ठीक है। तो ये देखना, फॉर ईच एटीपी सिंथेसाइज्ड 3 प्रोटॉन्स नीड टू बी पास्ड थ्रू F0, ठीक है, डाउन दी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। एक एटीपी बनाने के लिए यहाँ पे एक एटीपी बनने के लिए 3 प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ पंप होना पड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ मूव होना पड़ता है, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स जब यहाँ से यहाँ मूव होगा तो एक एटीपी बनेगा, इस तरह का कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है। और एक प्रोटॉन को यहाँ से मूव होना पड़ता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए, ठीक है। जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए एटीपी फॉर्मेशन के लिए, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए एक प्रोटॉन को यहाँ से मूव होना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि टोटल 4 प्रोटॉन्स नीड टू मूव फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फॉर 1 एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। एक एटीपी बनाने के लिए यहाँ से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन को मूव होना पड़ता है, 3 यहाँ के थ्रू और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे 2 चीज हुआ, प्रोटॉन फर्दर फिर से मैट्रिक्स में प्रोटॉन फिर से आ गया जो बाद में फिर से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है, ठीक है। और दूसरा बैलेंस भी हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का बैलेंस भी हो रहा है, और उसी दौरान ये साथ साथ में यहाँ पे एटीपी भी बन रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एटीपी बन रहा है, यानी कि फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की को फिर से बैलेंस करने के लिए जो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है उस दौरान एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ से रिमूव भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे ADP की फॉस्फोरिलेशन होकर एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 प्रोटॉन्स नीड टू मूव फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फॉर 1 एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। टोटल 4 प्रोटॉन मूव होना पड़ता है यहाँ से एक एटीपी बनाने के लिए। तो हम देखेंगे कि देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैट्रिक्स NADH प्रोड्यूस 2.5 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखते हैं, जब एक NADH मॉलिक्यूल मैट्रिक्स साइड से पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो हमें
2.5 एटीपी बनता है। ठीक है, 2.5 कैसे, यहाँ पे देखिए 4 + 4 + 10 प्रोटॉन पंप हुआ था एक NADH पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ देखा कि 4 प्रोटॉन मूव होना पड़ता है, 3 + 1 4 प्रोटॉन मूव होना पड़ता है तब ATP बनता है। ठीक है, तो एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन, तो डिवाइड कर दीजिए 10 को आप 4 में, 10 को 4 में डिवाइड कर देंगे तो हो गया आपका 2.5। ठीक है, तो एक NADH जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 2.5 ATP मिलता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसी तरह सिमिलरली जब FADH2 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 1.5 ATP मिलता है, और एक्सटर्नल NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो भी हमें 1.5 ATP ही मिलता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमें कितने प्रोटॉन मिले थे, 6 प्रोटॉन मिले थे। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन में से हमें 4 प्रोटॉन का हमें कितना मिलेगा, 1 ATP मिलेगा। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन का हो गया 1.5 ATP। ठीक है, तो यहां तक हमने ये देखा कि एक NADH कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें 2.5 ATP मिल रहा है, और एक FADH2 और साइटोसोल या एक्सटर्नल NADH ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें 1.5 ATP मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन के एंड पे हमें इतने सारे ATP मिले। तो ये देखेंगे नेट गेन क्या है आपका, नेट गेन ऑफ ATP क्या है आपका आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से लेके आपके इलेक्ट्रॉन चेन तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, ठीक है, क्रेब्स साइकिल इंक्लूडिंग सारे बीच के जो जितने भी सारे फेजेस थे उन सबको इंक्लूड करके ओवरऑल हमें एक ग्लूकोज से कितना ATP मिलता है या एक सक्रोज से कितना ATP मिलता है, ये देखेंगे। ठीक है, एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 ATP मिला था। ठीक है, पर ग्लूकोज हमें 2 ATP मिला था। ठीक है, आप रिकॉल करिए। ठीक है, बाद में आप वहां उस वीडियो को फिर से देखिए। 2 NADH मिला था ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, 2 NADH मिला था, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 1.5 एक्सटर्नल NADH है, ये ग्लाइकोलाइसिस का NADH एक्सटर्नल NADH है, इसलिए 1.5। ठीक है, तो 2 × 1.5 इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP + 3 ATP 5 ATP मिले। ठीक है, साइट्रिक एसिड साइकिल से हमें 2 ATP मिलता था। ठीक है, और 2 FADH मिलता था। FADH को आप ATP में कन्वर्ट कर दो, 2 × 1.5, FADH2 से 1.5 ATP ही मिलता है, तो 2 × 1.5 हो गया 3 ATP। ठीक है, और साइट्रिक एसिड साइकिल से हमें 8 NADH मिला था। ठीक है, 8 को हम कन्वर्ट कर देंगे ATP में, 8 × 2.5 कर दो, कितना हुआ 20 ATP। ठीक है, तो ओवरऑल 20 + 3 + 2 + 3 + 2 कितना हुआ 30 ATP मॉलिक्यूल हमें मिलता है आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, या अब यूं कहिए एक सक्रोज को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें 60 ATP मिलता है। ठीक है, ये हुआ ग्लाइको आपका रेस्पायरेशन, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा एनारोबिक रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।